वेलकम टू ईवी टॉक्स। एक्टिवा इलेक्ट्रिक की बेइज्जती करवाने के बाद होंडा ला रहा है अपना एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। भारत में लाया जाएगा ईवी बैटरीज के लिए भी आधार कार्ड सिस्टम। सोडियम आयन बैटरी का सपना हुआ सच, सीएटल चालू करेगा प्रोडक्शन। बीवाईडी की सबसे बड़े बैटरी वाली इलेक्ट्रिक कार, 1000 किलोमीटर रेंज एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है, क्योंकि ये अपना ईवी टॉक्स के अंदर हम पूरे हफ्ते की तगड़ी तगड़ी वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, कौन सी कार लॉन्च हो रही है, ईवी की दुनिया में क्या इनोवेशन हो रही है, प्लस क्या लफड़ेबाजी हो रही है, जो कि आपको देख के सुन के मजा ही बहुत आता है। और इस एपिसोड के अंदर तो भाई बहुत तगड़ी तगड़ी इनोवेशन की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज नंबर 1 से। दोस्तों, ईवी के लिए भी अब आधार कार्ड सिस्टम लाया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली गाइडलाइंस रिलीज कर दिए हैं कि फ्यूचर में जितनी भी ईवी आएंगी उनके अंदर जो बैटरी लगेंगी उनके ऊपर स्पेसिफिकली एक आधार नंबर, जिन्हें उनका पासपोर्ट भी माना जा रहा है, वो मेंशन्ड होगा। ये एक क्यूआर कोड भी होगा, साथ ही में यहाँ पे 21 कैरेक्टर का एक नंबर भी होगा, जिसे बोला जा रहा है बी पैड, बैटरी पैक आधार नंबर। अब इसके अंदर ना सारी डिटेल अवेलेबल होगी उस बैटरी पैक की, कि इसे किस कंपनी ने बनाया है, इसके अंदर कौन से मटेरियल कंपोजिशंस का यूज हुआ है, बैटरी स्पेसिफिकेशन क्या है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, इवन डायनेमिक डेटा जैसे कि बैटरी हेल्थ, चार्ज डिस्चार्ज साइकिल, थर्मल इवेंट, एंड ऑफ लाइफ स्टेटस वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे सारी चीजें आपको स्कैन करने से नहीं पता लगेंगी। कुछ चीजें मैन्युफैक्चर लेवल पे रखी जाएंगी और कुछ कस्टमर के लिए छोड़ी जाएंगी, जो कि स्कैन करके वो डिटेल देख लेगा। और साथ में कंप्लीट डेटा गवर्नमेंट के सर्वर पे भी अवेलेबल होगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, गवर्नमेंट ऐसा कर ही क्यों रही है और क्यूआर के अंदर सारी डिटेल आएंगी कैसे? तो पहले क्यूआर वाला बता दो। तो क्यूआर कोड जो होगा वो बीएमएस के साथ लिंक्ड होगा। वहां पे एक एआई इनेबल्ड डायग्नोस्टिक टूल का यूज करके सारा डेटा नेशनल ईवी डेटाबेसेस में भेजा जाएगा। और इससे फायदा ये होगा कि जो बैटरी पैक है, एक तो कस्टमर से कस्टमर के बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अगर आप अपनी ईवी को सेल करने जा रहे हो या फिर यूज्ड ईवी को खरीद रहे हो, तो आपको दिख जाए कि भाई इसकी बैटरी पैक कब बना था, कब कितना यूज हो चुका, कितनी साइकिल हो चुकी है। कुल मिला के ईवी की जो रीसेल वैल्यू है वो इंप्रूव होगी, प्लस स्टेबल भी होगी। गवर्नमेंट के लेवल पे देखोगे तो यहाँ पे जो बैटरी पैक्स होते हैं, उन्हें एक आधार कार्ड देने से उन्हें इजिली ट्रेस किया जा सकता है, जिसका मतलब चोरी की बैटरी ना तो खरीदी जा सकती है, ना ही बेची जा सकती है। आइडेंटिफाई किया जा सकता है कौन सा मैन्युफैक्चरर बनाई है। अगर उसकी एंड ऑफ लाइफ हो गई है, कोई बंदा फिर भी यूज कर रहा है, जो कि एक सेफ्टी हैजर्ड हो सकता है, गवर्नमेंट इजीली ट्रैक कर सकती है कि हाँ भाई इसकी जो बैटरी है खराब हो चुकी है, रिप्लेस का टाइम आ गया, इसे रिप्लेस करवा लो। प्लस रीसाइक्लिंग के काम में भी ये चीज बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। गवर्नमेंट इस चीज को लिंक्ड भी कर सकती है पीएलआई स्कीम के साथ। तो आपको कैसा लग रहा है ये सिस्टम? आपको ये अच्छा लग रहा है या फिर इसमें कोई अगर आपको लूप होल नजर आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आ जाओ, बताओ आपके इसके ऊपर क्या विचार है। दोस्तों, ईवी इंडस्ट्री के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि टेस्ला को बीट कर दिया है बीवाईडी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स के अंदर 2025 में। ऐसा पहली बार हुआ है। अब से पहले टेस्ला ही एक लौती कंपनी थी जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स को सेल करता था। बीवाईडी इलेक्ट्रिक कार प्लस हाइब्रिड को ज्यादा सेल करता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर भी इन्होंने बीट कर दिया है। बीवाईडी ने साल 2025 के अंदर 2.2 मिलियन इलेक्ट्रिक कार को सेल करा है, जिससे इनकी 28% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। जबकि टेस्ला ने सेल करी है 1.6 मिलियन, पिछले साल के मुकाबले 9% का। अब देखो, बीवाईडी तो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, लेकिन टेस्ला का नीचे जाने में बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला तो यूएस के अंदर जो इन्हें सब्सिडी मिलती थी ईवी वाली, $7,500 की, वो बंद कर दी गई है। साथ ही में टेस्ला जो है ना, अब और चीजों में भी इन्वॉल्व हो गया। वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं बना रहे हैं, वो रोबो टैक्सी बना रहे हैं, ऑटोनॉमी के अंदर वो पूरे घुस गए हैं, प्लस ह्यूमनॉइड रोबोट भी बना रहे हैं। तो डायरेक्शन थोड़ी सी उनकी भी डिवाइड हो गई है। खैर, बीवाईडी ने एक हिस्ट्री तो अब फाइनली बना दी है। एक जमाने में आपने ये वाली क्लिप देखी होगी जहां पे इलॉन मस्क ने तंज कसा था, इवन हंस के भी दिखाया था, जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि बीवाईडी गाड़ी आपको कैसी लगती है। Have you seen their car? I have seen their cars, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. दोस्तों, बीवाईडी ने फाइनली 1000 किलोमीटर रेंज वाली अपनी इलेक्ट्रिक कार को अनवील या फिर लीक कर दिया है, जिसका नाम होगा बीवाईडी यांगवांग U7। अभी तक आपने यांगवांग सीरीज के अंदर U8 देखी होगी, U9 देखी होगी। ये तीसरी गाड़ी इनके होने वाली है, जो कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट को टारगेट करती है। अब इस गाड़ी के अंदर ये पहली बार 150 किलोवाट का बैटरी पैक यूज करेंगे, जो कि बीवाईडी की तरफ से एक नया बैटरी पैक है। इससे 1000 किलोमीटर की सीएलटीसी रेंज मिलेगी। साथ ही में पावर भी यहाँ पे बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। हर व्हील पे 240 किलोवाट की मोटर का यूज करेंगे, जिससे कंबाइन आउटपुट आएगा 960 किलोवाट का और 1287 हॉर्स पावर। अब इतने बैटरी पैक की वजह से गाड़ी का वेट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये दो बैटरी पैक में आएगी 135 किलोवाट आवर, 150 किलोवाट आवर, और दोनों ही वेरिएंट का जो वेट होगा वो 3000 किलो से ज्यादा होगा। बाकी पावर ट्रेन और टेक के मामले में बीवाईडी वैसे भी ग्लोबल लीडर बन चुका है। ये वाली भी
भी 0 से 100 जाने में 2.9 सेकंड लेगी। 270 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड होगी। 4 और 5 सीटर्स के अंदर ऑप्शन है, दुनिया भर के सारे फीचर ही होंगे, क्या बात करनी है उनकी। और इसे लॉन्च किया गया था मार्च 2025 के अंदर। स्टार्टिंग प्राइस जिसकी थी $90,000, इंडियन करेंसी में हो गए लगभग 80 लाख रुपए। मतलब 80 लाख रुपए में इनके यहाँ पे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी इजिली अवेलेबल हो जाती है। भारी होने के साथ साथ ये गाड़ी लंबी और चौड़ी भी बहुत है। लेंथ है 5.2 मीटर, चौड़ाई है 1.9 मीटर और हाइट है 1.5 मीटर और व्हील बेस है 3100 mm का। और अब बात करते हैं कुछ ईवी बैटरी टेक के बारे में। तो CATL ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि ये इस साल के एंड से अपनी सोडियम आयन बैटरी का लार्ज प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले एक अपडेट दी थी कि CATL ने अपनी सोडियम आयन बैटरी बना ली है जिसका नाम है नेक्स्ट्रा। और इन्होंने ये भी बताया था कि हमारी जो बैटरी है वो इलेक्ट्रिक कार के अंदर 500 किलोमीटर की रेंज दे देगी। उसकी डेंसिटी है 175 वॉट आवर पर केजी। प्लस इसने चाइना के या फिर आप कह सकते हो दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट ईवी बैटरी टेस्ट को भी पास कर लिया जिसका नाम होता है GB308312025। और मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं, ये टेस्ट अगर कोई बैटरी पास कर लेती है तो उसका जीवन में वैसे ही उद्धार हो जाता है। अब सोडियम आयन बैटरी ना कई चीजों में लिथियम आयन बैटरी से अच्छी होती है। एक तो जिनकी एवरेज कॉस्ट आती है पर सेल को बनाने में वो कम होती है लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले। प्लस इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी काफी वाइड होता है, -40 से लेके +70 डिग्री तक। तीसरा, ईवी हीटर्स के दिमाग में जो रहता था कि भाई जिस दिन लिथियम खत्म हो गया जब देखेंगे ईवी वाले क्या करेंगे, तो सोडियम आयन बैटरी के अंदर लिथियम यूज ही नहीं होता है, यहाँ पे सोडियम का यूज किया जाता है। ये सेल आप देख पा रहे होंगे। अब सेल का ये चित्र आपको देखने में बहुत ज्यादा जटिल लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं ना, आप सिर्फ सीधा कैथोड पे फोकस करो, वहीं पे हमारी केमिस्ट्री बैठी होती है। लिथियम आयन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, अगर LFP बैटरी सेल है तो LFP देखने को मिलेगा, अगर वो NMC बैटरी पैक है तो आपको NMC देखने को मिलेगा। NMC का मतलब होता है निकिल मैग्नीज कोबाल्ट। ये रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं जिनकी खुदाई और इन्हें मतलब निकालना थोड़ा सा हार्ड होता है। कुछ बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, कुछ आसान भी होते हैं। जबकि अगर आप सोडियम आयन बैटरी की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको सोडियम और मैग्नीज देखने को मिलेगा, जिनको प्राप्त करना हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और इनकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब हाँ, एक इसकी डाउन साइड अगर आप कहोगे तो वो हो जाती है इसकी डेंसिटी। अब इसकी डेंसिटी LFP बैटरी पैक तक तो आ गई है जो कि 170-180 के आसपास होता है, लेकिन NMC के पास ये अभी नहीं है, ये जो कि 200 से 250 के बीच में होता है। तो ये इसकी आप थोड़ी सी कमी कह लो। अब ये बैटरी ना ईवी की दुनिया को बदल के रख देगी। CATL वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बैटरी बनाने वाली कंपनी है और इन्होंने बता दिया कि हम फेजेस वाइज से लाने वाले हैं। बैटरी स्वैपिंग में भी लाएंगे, पैसेंजर व्हीकल में भी लाएंगे, एनर्जी स्टोरेज में भी लाएंगे और क्या रह गया, कमर्शियल व्हीकल्स में भी लाएंगे। तो जो लोग चिंतित रहते थे कि भाई लिथियम जिस दिन खत्म हो गया फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे, हम दूसरी केमिस्ट्री खोजेंगे। अब वीडियो में यहाँ तक आ चुके तो भाई तुम्हें मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप भी कर दो। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को जरूर से ख्याल आया होगा कि क्यों ना यार मैं अपनी एक्टिवा को ईवी बना लूं, खुद से उसमें एक बैटरी डालूं, खुद से उसके अंदर मोटर डालूं और चल गई भाई अपनी एक्टिवा। या फिर जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं जैसे कि ऑटो, वो भी यही सोचते होंगे मोटर बैटरी लगा के हम क्यों ईवी नया ले, इससे बढ़िया इसे ही चला लें, ये अपना सही चल ही रहा है। तो ये जो चीज होती है ना, इसे हम बोलते हैं रेट्रोफिट, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, उल्टा मैं इसका आलोचक हूं। क्योंकि रेट्रोफिट जो अभी तक हमने देखी है ना, कोई भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। जिसका मतलब ये है कि भाई पुराने व्हीकल के अंदर अगर मोटर बैटरी लगा रहे हैं उसमें आ रहा है हमारा 70,000 रुपए खर्चा, और व्हीकल वो आज भी पुराना ही है, उसकी जो बॉडी है वही पुरानी है। जबकि अगर आप कोई नया स्कूटर लेने जाते हो तो वो 1 लाख के अराउंड आ जाएगा। इसलिए मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती क्योंकि किफ़ायती नहीं है। अगर यही चीज़ हो जाए 20-30 हज़ार में तो मुझे डेफिनेटली अच्छी लगेगी। खैर, अपडेट ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट भी भाई अब रेट्रोफिट किट के ऊपर 50,000 रुपए की सब्सिडी देने वाली है सिर्फ शुरू के 1,000 बंदों को। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है उसमें हमें देखने को मिलेगी। अब ये अप्रूव होगी या नहीं होगी ये हमें टाइम ही बताएगा, लेकिन डेफिनेटली वहां पे इसे कंसीडर किया जा रहा है। और 50,000 आई थिंक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, या तो ये अप टू होगा। और एक चीज़ जो अभी कंफर्म नहीं लग रही है मुझे कि ये 2 व्हीलर में आएगा या फिर नहीं आएगा। मेरे हिसाब से 2 व्हीलर में ना देके ये 3 व्हीलर में देने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट होगी रेट्रोफिट किट की वो थोड़ी महंगी होगी और आई थिंक उसे ही दिया जाएगा। बाकी दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी है ना 2.0 वाली, ये इतनी ज़्यादा ऑलरेडी हाइप क्रिएट कर चुकी है। ये उसमें सोलर पैनल भी ला रही है, रिसाइकल भी कर रहे हैं, ये रेट्रोफिट किट भी ला रहे हैं, सब्सिडी अमाउंट भी 30,000 तक का दे रहे हैं। पता नहीं भाई क्या होगा, इतनी हाइप क्रिएट करके फुस्सी बम ना निकल जाए। हालांकि वैसे दिल्ली की जो ईवी सब्सिडी होती है हमेशा सबसे अच्छी होती है ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें तो। बाकी आपको क्या लगता है रेट्रोफिट किट के ऊपर आपके क्या विचार हैं? अच्छा है, बेकार है, अच्छा कब है, अच्छा कच्चा क्या बोलते हैं,
अच्छा कब है, अच्छा कब है, अच्छा कब नहीं है, जो भी आपको लगता है कमेंट। दोस्तों होंडा अब दोबारा से होमवर्क कर रहा है, क्योंकि इन्हें अब एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लाना है इंडियन मार्केट के लिए। अब से पहले इन्होंने एक्टिवा ई और QC1 को लॉन्च करके और उन्हें बंद करके कुछ भी नहीं उखाड़ा भाई, जैसा पहले था वैसा का वैसा ही है। लेकिन एक्टिवा का नाम जरूर से खराब हो गया। लेकिन अब इन्होंने ठान लिया कि अब कुछ करके ही दिखाना है। SSC की कोचिंग इन्होंने मुखर्जी नगर में लगा ली है और अब सुनने में आ रहा है इनका जो नया स्कूटर होगा वो इंडियन मार्केट के लिए होगा। क्या बोला तूने? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, पहले नहीं पता था क्या? मतलब जब इन दोनों स्कूटर को लॉन्च किया था, जब ये चीज दिमाग में नहीं आई थी कि हमें इंडियन के लिए बनाना है। एक्टिवा ई का सबसे बढ़िया फीचर ये था उसे घर पे आप चार्ज ही नहीं कर सकते। QC1 का सबसे तगड़ा फीचर था कि इसकी जो रियल रेंज थी वो 50-60 किलोमीटर की, जो किसी और कंपनी में दम ही नहीं था। लेकिन अब जो पोस्ट आई है ऑटोकार के माध्यम से, उन्होंने बताया कि भाई अगला जो स्कूटर होगा वो इंडिया के अनुकूल होगा, रेंज कॉम्पिटिटिव होगी विद होंडा, बजाज, TVS या जो अदर प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पे घर पे भी उसे चार्ज कर सकते हैं। और ज्यादा डिटेल अभी आई नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता लग गया कि इस बार ये तैयारी के साथ आएंगे। मुझे पता है क्या लग रहा है, होंडा एक्टिवा को इलेक्ट्रिक में कभी लॉन्च ही नहीं करना चाहता था। इन्होंने जानबूझ के एक्टिवा ई को लॉन्च करा और गायब कर दिया, ताकि एक्टिवा लवर अगर फ्यूचर में कभी पूछे कि भाई तुम्हारी ईवी में क्यों नहीं आती, तो ये सीधा दिखा देंगे कि हम लाए थे, चला नहीं। मुझे लगता है कि भाई इन्हें होंडा एक्टिवा पेट्रोल से जो रिवेन्यू या फिर जो प्रॉफिट आ रहा है वो बहुत ज्यादा बाहर आ है, ये उसे बना के रखेंगे। जब तक उसे घिसा जा सकता है चंदन को, ये घिसते रहेंगे। खैर अब जो नया स्कूटर आएगा उसके ऊपर अभी ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे पता है पहले से तैयार कर रखा होगा कुछ ना कुछ। उसे नए अवतार या नए नाम के साथ लाएंगे, एक्टिवा के नाम पे बिल्कुल नहीं लाने वाले हैं। अब क्या स्पेसिफिकेशन होगी, क्या रेंज होगी, वो तो हमें फ्यूचर में पता लग ही जाएगा। लेकिन एक चीज बताऊं, ये लेट हो गए। इन्होंने जब एक्टिवा को लॉन्च करा था जब भी लेट थे, अब ये स्कूटर को लाएंगे तो मे बी इस साल के एंड तक लिया है। लेट बहुत ज्यादा हो गया मामला, जैपनीज कंपनी पता नहीं क्यों लेट कर रही है। अब जो है वो है, आपको क्या लगता है अगर ये आते हैं कुछ कर पाएंगे? मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक वाले सेगमेंट के अंदर कुछ अब तगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर तो वैसे भी गलाकाट कंपटीशन हो गया। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। BYD ने टेस्ला को बेशक बीट कर दिया हो, लेकिन अभी भी टेस्ला मॉडल वाई दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम करा है। 31 दिसंबर 2027 तक सभी ईवीज के लिए रोड टैक्स खत्म। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार को अब आर्मी स्टाफ द्वारा यूज किया जाएगा। 2025 में दिल्ली और कर्नाटका बने हैं ईवी स्टेट, जबकि यूपी बना है हाइब्रिड स्टेट। GSW MG ने अपनी ईवीज के ऊपर बाय बैक प्रोग्राम के अंदर 3 के बाद 5 साल वाला पैकेज भी निकाला। रॉयल एनफील्ड ने अपनी फ्लाइंग फ्ली S6 का पेटेंट करा लिया इंडिया में। ओला की रोस्टर X भारत सेल वाली, जिसके अंदर 9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, उसे ICAT से अप्रूवल मिल गया है। डिलीवरी इसकी अब स्टार्ट हो सकती है। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा 15 अगस्त 2027। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने बोला है कि चाइना ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर साउथ कोरिया के बराबर या फिर हमें सरपास भी कर चुका है। इलेक्ट्रिक रिक्शा को मिलने वाली PME ड्राइव सब्सिडी को अब गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। ये था इस हफ्ते का वीडियो टॉक। पसंद आए तो इसे लाइक कर